साइंस एंड टेक PT 365 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज डे 4 ठीक है ऑफ दिस डिस्कशन। सो नेक्स्ट टॉपिक से चालू करते हैं विच इज स्पेस टेक। सो इसमें पहला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखिए विच इज चंद्रयान 3। ये चंद्रयान 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट था इंडियन स्पेस टेक सेक्टर के अंदर। और इसके बारे में यूपीएससी ने जो 2023 का जो मेंस था उसमें एक सवाल पूछा था। सो हो सकता है आगे कुछ और इसमें जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ सकता है। फॉर दैट रीज़न हमें इसके बारे में फिर से थोड़ा पढ़ना चाहिए। सो चंद्रयान 3 जो था सक्सेसफुली लॉन्च हुआ फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। सो श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 के बारे में थोड़े फैक्ट्स हम देख लेते हैं। लॉन्च व्हीकल क्या था, किससे लॉन्च किया गया था, तो अपने को पता होना चाहिए GSLV Mark 3, राइट। हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है अभी GSLV Mark 3, उससे इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स थे, ठीक है, या 3 ब्रॉड पार्ट्स थे। एक था लैंडर मॉड्यूल, एक था प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक था रोवर, ठीक है। लैंडर का नाम बता सकते हो क्या था लैंडर का? पॉपुलरली क्या बोला जाता है लैंडर को? विक्रम। 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 हाँ करेक्ट, विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ठीक है। ये बेसिक फैक्ट्स थे इसके बारे में। अब ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल है, मतलब इसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको सबको मीट किया इसने। इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर परफॉर्म किया कुछ एक चीज़ों में, वो भी हम देखेंगे। पहला इसने डेमोन्स्ट्रेट किया सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब आराम से लैंड कर गया है, ठीक है, क्रैश नहीं हुआ है, और कंट्रोल लैंडिंग इसने किया है, राइट। तो सॉफ्ट लैंडिंग एक फिनोमेना है, वो इसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट इसने कुछ इन सीटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, मतलब मून का जो सरफेस है उसी के ऊपर इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन किए, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव थे जो इसने अचीव किए। इसके बाद इस मिशन में कुछ और भी हम लोगों ने डेवलपमेंट्स देखे, जैसे इसने एक सक्सेसफुली ये जो विक्रम है इसने सक्सेसफुली कंडक्ट किया हॉप एक्सपेरिमेंट। अब हॉप एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आपको पता है लैंडर का काम बेसिकली जो रोवर है उसको लैंड कराना था और फिर उसके बाद वहां पे उसे स्टेबल रहना था, राइट। सो सपोज ये मून का सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही लैंडर लैंड कर गया उसके बाद क्या हुआ, इसने जंप लिया, ठीक है, एक हॉप किया, जैसे हॉपिंग बोलते हैं ना, हॉप का मतलब उछलना। तो इसने एक हॉप मोशन किया, ये अराउंड मून की सरफेस से 40 सेंटीमीटर्स ऊपर तक उछला और वापस मून की सरफेस पे आ गया, राइट। सो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आगे अगर हम कोई लेट्स से फ्यूचर में मून की सरफेस से रिटर्न करने का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हेल्प करेगा, राइट। आपको पता भी है मून के ऊपर जाकर हमारे एस्ट्रोनॉट्स आए भी हैं, ठीक है, अर्थ जो एस्ट्रोनॉट्स है। और नाम आप जानते हो क्या, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन, ठीक है। कौन से मिशन के अंडर थे आपको याद है? कौन से मिशन के थ्रू गए थे ये लोग? अपोलो। करेक्ट, अपोलो नासा का मिशन था जिसके थ्रू ये लोग गए थे और मून के ऊपर लैंड करके वापस आए थे, राइट। तो अगर इंडिया भी अपना ऐसा कोई मून से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन करता है मून के सरफेस पे, तो वहां से रिटर्न आने में ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये एक सिग्निफिकेंट इनपुट्स या डेटा हमें प्रोवाइड करता है, राइट। अब इस पे देखते हैं पेलोड्स क्या होते हैं। तो पेलोड्स बेसिकली उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हैं फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस वो पेलोड्स कहलाते हैं। यूपीएससी ने ये सब चीज़ों के बारे में कई बार सवाल पूछे हुए हैं। फॉर दैट रीज़न ये पेलोड्स, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ऐसा स्पेस प्रोब देखो तो डेफिनेटली उसमें फिगर आउट करने की कोशिश करो कि उसमें किस किस टाइप के पेलोड्स लगे हैं, ठीक है। सो इसमें देखो ब्रॉडली हमें पता 3 पार्ट्स थे इसके। तो पहले लैंडर जो विक्रम लैंडर था उसमें देखते हैं क्या क्या पेलोड थे। तो इसमें आप देख सकते हो रंबा नाम का एक इक्विपमेंट था, चेस्ट नाम का एक एक्सपेरिमेंट प्रोब था, और एक इल्सा नाम से पेलोड था, ठीक है। अब रंबा जो था इसका काम था मून की सरफेस पे जो प्लाज्मा आयंस है उनको डिटेक्ट करना, राइट। प्लाज्मा अपने को पता है प्लाज्मा क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है जहाँ पे जो मटेरियल है वो इतना ज़्यादा वार्म या इतना ज़्यादा हीटेड होता है कि उसमें से जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, ठीक है। सो चार्ज आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसका कॉम्बिनेशन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। आगे जब हम फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे
तब ये प्लाज्मा आपके काम आएगा। तो अभी के लिए याद रखना, इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और ये जनरली बहुत हाई हीट पे ही आपको ये मैटर जो है देखने को मिलेगा। तो यानी जनरली अराउंड सन आपको देखने को मिलता है, और अर्थ के अंदर हम इसे फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स के लिए बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेस्ट विच इज चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट जो था, ये थर्मल प्रॉपर्टीज जो लूनर सरफेस पे मिल रही हैं हमें, उनको मेजर करने के लिए चेस्ट नाम का एक्सपेरिमेंट या पेलोड इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, चंद्रयान के विक्रम लैंडर के अंदर। नेक्स्ट इल्सा है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज। तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया, सिस्मिक मतलब उस मून के सरफेस पे या मून के अंदर कोई भी अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, राइट, या कोई भी सेस्मिक एक्टिविटी हो रही है तो उसको ये मेजर करेगा। तो ये थे विक्रम लैंडर के पेलोड्स। अब बात करते हैं रोवर में क्या क्या पेलोड्स थे। तो पहला देखो APXS, दैट इज अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये बेसिकली जो भी एलिमेंटल कंपोजिशन है लूनर सॉइल की, मून की जो मिट्टी है उसमें क्या एलिमेंट्स हमें मिल सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जो था, ये जो रोवर था प्रज्ञान, उसके अंदर लगाया गया था। नेक्स्ट था LIBS, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इसका भी यही काम था कि मिनरोलॉजिकल जो कंपोजिशन है मून की सरफेस की, उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमारा हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट जो प्रोपल्शन मॉड्यूल पेलोड था, यानी वो वाला पार्ट चंद्रयान मिशन का जो कि ऑर्बिट कर रहा था। ठीक है, तो ये इसमें हम लोगों ने एक पेलोड लगाया था कॉल्ड शेप। सो ये था स्पेक्ट्रोपोलैरिमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। तो एक एक्सपेरिमेंटल पेलोड लगाया गया था जिससे हम जो सिग्नेचर्स हैं ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ इन द नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा हेल्प करना था विद रिगार्ड्स टू अंडरस्टैंडिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करेगा। अब आगे देखेंगे इसी के बारे में कैसे ये हेल्प करेगा। मतलब यहाँ पे लग सकता है कि लाइक ये मून पे मिशन गया तो अर्थ से क्या लेना देना है इसका, उसके बारे में भी देखते हैं। तो पहले थोड़ा चंद्रयान 3 के फाइंडिंग्स देख लेते हैं। हमें ये पता है कि वो सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंड कर गया, और कहाँ पे लैंड किया ये भी आपको पता है, साउथ साइड ऑफ द मून। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। बट लैंडिंग के बाद इसने और क्या क्या डेटा हमें प्रोवाइड किए। तो जैसे ये जो चेस्ट हम लोगों ने देखा था, चेस्ट जो पेलोड लगा था इन द विक्रम लैंडर, उसमें हमने पाया कि उसमें ये जो पेलोड था इसने रिकॉर्ड किया वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस के अकॉर्डिंग देखें तो इतना टेम्परेचर आपको रेयरली कहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप वॉल्केनोज के अंदर चले जाओ तो बात अलग है, बाकी नॉर्मल अर्थ के सरफेस पे आपको 70 डिग्री जितना हाई टेम्परेचर देखने को नहीं मिलेगा। राइट, नेक्स्ट एलिमेंट्स के अगर हम बात करें, मून पे क्या क्या एलिमेंट्स हमें मिले। सो इसमें जैसे हम लोगों ने बात किया था कि प्रज्ञान के अंदर लिब्स नाम का एक इक्विपमेंट लगा है या पेलोड लगा है, उससे हम लोगों ने मून के सरफेस में सल्फर का जो प्रेजेंस है वो डिटेक्ट किया था नियर द साउथ पोल। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिले, एल्यूमिनियम, कैडमियम, आयरन, क्रोमियम, ये भी डिटेक्ट किए गए थे। इसके अलावा जो हम लोगों ने बात किया था रंबा नाम का जो एक पेलोड लगा था विक्रम लैंडर ने, लैंडर के अंदर, उसमें उसने डिटेक्ट किया थिन प्लाज्मा ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, जिससे हमें पता लगता है कि बहुत सारे जो सोलर फ्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं आते हैं मून की सरफेस पे, और इससे रेडियो वेव्स के थ्रू जो कम्युनिकेशन है वो भी पॉसिबल होता है। तो ये सब चीज़ें हमें पता लगी फ्रॉम द डेटा गिवन बाय दीज पेलोड्स। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल सेस्मिक एक्टिविटीज भी देखी गई मून की सरफेस पे, जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती है कि उसके ऊपर भी क्वेक्स आते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक बोलते हैं ना, भूकंप, तो वैसे मून के ऊपर भी भूकंप आने का सिग्नल मिला है हमें इससे। ठीक है, सो ये सब बेसिक डिटेल्स थी या डेटा थे जो इसने सेंड किए। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, लूनर सॉइल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लूनर सॉइल क्या है बेसिकली, जैसे अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो सॉइल मिलती है, जनरली वो हमें एक असॉर्टेड लेयर मिलता है। मतलब टॉप जो लेयर होता है हमारे सॉइल का वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो यू फाइंड के वो जो पार्टिकल के साइज हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन मून की सरफेस पे ऐसा कुछ असॉर्टेशन नहीं है, मतलब ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिलता सरफेस ऑफ द मून के ऊपर। वहाँ पे जो सॉइल है वो जनरली थोड़ी लंपी है। ठीक है, तो इनिशियली ऐसा मान रहे थे हम लोग थोड़ा डस्टी टाइप का होगा, डस्ट वगैरह टाइप का होगा, बट इट
टर्न आउट टू बी लंपी, मतलब थोड़े से उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स ज़्यादा है, रेगोलिथ है, फ्रेगमेंटेड और अनकंसोलिडेटेड रॉक मटेरियल है। ठीक है, जो मून की सरफेस पे रॉक्स थे वो हो सकता है बहुत सारे हीटिंग और कूलिंग के एक्शन की वजह से वेदरिंग प्रोसेस हुआ हो, या फिर उसके ऊपर कोई मीटियोर क्रैश किया हो, राइट। इन सब से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स इसके अंदर बन गए। सो ये लूनर सॉइल हमारी अर्थ की सॉइल से काफ़ी डिफरेंट है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ साइज एंड शेप, इसके साथ साथ इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं है। ठीक है, और कंपोनेंट्स की बात करें तो जनरली आपको इसमें रॉक्स की चिप्स मिलेंगे, मिनरल्स के फ्रेगमेंट मिलेंगे, वॉल्केनिक ग्लासेस मिलेंगे। ठीक है, और एक बहुत पिक्यूलियर एलिमेंट है यहाँ पे, या मटेरियल जिसे बोल सकते हैं, कॉल्ड एग्लूटिनेट्स। ठीक है, जो कि मून के ऊपर ही मिलता है। तो एग्लूटिनेट क्या है, ये बेसिकली ऐसा माना जा रहा है कि कुछ मीटियोर्स या मीटियोराइट क्रैश किए होंगे मून की सरफेस पे, और उससे वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मिनरल्स थे वो शायद कंसोलिडेट हो गए। जैसे हम मेटामॉर्फिक रॉक्स पढ़ते हैं ना, कि बहुत सारे रॉक्स के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं और फिर प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं ये एग्लूटिनेट्स के साथ भी हुई, कि मीटियोर्स क्रैश करे और उस इम्पैक्ट से उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो गए। ठीक है, तो याद रखना एग्लूटिनेट्स अगर नाम आए तो यू शुड नो कि ये बेसिकली एक कंपोनेंट है जो हमें मून की सरफेस में या मून के सॉइल में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेटेड डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ और हुई है अभी रिसेंटली, दिसंबर 2023 के अंदर ही इसरो ने सक्सेसफुली रिटर्न किया चंद्रयान का जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है फ्रॉम लूनर ऑर्बिट टू अर्थ ऑर्बिट। तो जैसे मैंने बताया था कि 3 कंपोनेंट थे, एक था ऑर्बिटर जिसके अंदर हम लोगों ने लैंडर को अटैच कर रखा था। ठीक है, तो जैसे ही ये 100 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें पहुंचता, ये जो ऑर्बिटर है ये सेपरेट हो जाता फ्रॉम द लैंडर, और फिर लैंडर अपना डिसेंड करता, राइट। अब हम लोगों ने ये कायदे से इसको ऑर्बिट करना चाहिए था, बट हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसे वापस से अर्थ के ऑर्बिट में ले आए, राइट। सो ये अपने आप में एक यूनिक मिशन है, और इंडिया ने ऐसा मिशन पहली बार ही कंडक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दूसरे एक सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल किया है टू असिस्ट फ्लाई बाय, राइट। अब ये सेलेस्टियल बॉडी क्या था, तो ये सेलेस्टियल बॉडी आपका मून ही था। मून के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये ऑर्बिटर को वापस अर्थ की ऑर्बिट में लेकर आए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो पता होना चाहिए। अब चंद्रयान 3 के बारे में बात कर लिया था, लेकिन अब चंद्रयान के जो प्रीवियस वर्जन थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो चंद्रयान मिशन हम लोगों ने भेजा था वो 2008 में चंद्रयान 1 था। इसमें हम लोगों ने का एम ये था कि हम एक 3 डायमेंशनल एटलस तैयार करें ऑफ नियर एंड फार साइड ऑफ द मून। ठीक है, ये कीवर्ड्स है, नियर एंड फार साइड ऑफ द मून। इसको आगे डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अभी के लिए बस याद रख लो कि नियर और फार साइड ऑफ द मून दोनों का हम 3D एटलस तैयार कर रहे थे। अब नेक्स्ट फाइंडिंग क्या थी, तो हमें इसमें वाटर वेपर का प्रेजेंस मिला, और वाटर आइस जो है वो भी हम लोगों ने डिस्कवर की इन द नॉर्थ पोल ऑफ द मून, राइट। इसके अलावा हम लोगों ने डिटेक्ट किए एक्सरे सिग्नल्स ड्यूरिंग वीक सोलर फ्लेयर्स, राइट। तो एक्सरे सिग्नल्स भी हम लोगों ने इसमें फाउंड आउट किए थे। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने मिशन चंद्रयान 2 भेजा 2019 में। ये आपको पता है ये सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था और ये क्रैश हो गया था, बट दिस वॉज नॉट कंप्लीट फेलियर, दिस वॉज अ पार्शियल सक्सेस। कैसे, क्योंकि ऑर्बिटर जो हम लोगों ने भेजना था वो सक्सेसफुली चला गया था, एंड ये जो क्रैश हुआ था ये एकदम लास्ट में जाके क्रैश हुआ था, राइट। और ऑर्बिटर काफ़ी लंबे समय तक अपना वर्क जो था मून के ऊपर करता रहा, राइट। उससे हमें बहुत सारी डिटेल्स पता लगी, जैसे वी डिटेक्टेड हाइड्रो ऑक्साइड रेडिकल OH एंड वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली। हमें यहाँ पे सिग्नेचर्स मिले वाटर के एट ऑल लैटिट्यूड्स ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। इसके अलावा हमें आर्गन 40 इसका भी जो प्रेजेंस है वो मिला इन द लूनर एक्सोस्फीयर। ठीक है, सो ये सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जो हमें देखने को मिले इन द चंद्रयान 2 मिशन, राइट। सो चंद्रयान 2 में हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग पहली बार ट्राई किया था, बट वो फेल हो गया, तो इसलिए हम लोगों ने चंद्रयान 3 हमें लॉन्च करना था। ठीक है, सो ये थे प्रीवियस मिशन। अब आगे चलते हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड भी बहुत सारे लूनर मिशन भेजे जा रहे हैं जिनके बारे में आइडिया होना चाहिए। पहला देखो साउथ कोरिया का धनुरी मिशन। तो दिस विल ऑर्बिट अराउंड द मून
राइट, सिंपल सा है, ऑर्बिट करना है इसका काम। फिर जापान का हकुतो आर मिशन, ये यूएई का इसमें एक रोवर रहेगा और जापानीज एक लैंडर रहेगा, बट दिस क्रैश लैंडेड। ठीक है। नेक्स्ट देखो रशिया का लूना 25, जब भी लूना नाम आए ना तो याद रखना दिस इज रिलेटेड टू रशिया। सो ये बेसिकली साउथ पोल जाएगा और वहां से सैंपल गैदर करेगा, राइट। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्चुअली सॉफ्ट लैंड एट द साउथ पोल, या साउथ पोल में पहुंचने वाली पहली कंट्री थी और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली वहां पे पहली कंट्री थी। अब उसके बाद रशिया वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके वापस अर्थ पे लाने की कोशिश करे थ्रू द लूना 25 मिशन। फिर यूएसए का आर्टेमिस सेकेंड है, ठीक है, अपोलो के बाद अब ये वापस से कोशिश करे टू सेंड ह्यूमंस टू द मून, राइट। सो ये आर्टेमिस जो है मिशन, इसके अंदर ह्यूमंस जाएंगे वापस मून की सरफेस पे, तो इसका लॉन्च ईयर 2025 रहेगा। फिर है इसराइल का ब्रीशीट सेकेंड, ये अगेन लूनर लैंडिंग करेगा, इसमें भी 2 लैंडर रहेंगे, एक ऑर्बिटर रहेगा। और इससे पहले ब्रीशीट नाम का एक और इन्होंने स्पेसक्राफ्ट भेजा था मून के ऊपर, बट दैट क्रैश लैंडेड। ठीक है, क्रैश लैंडेड, तो याद रखना। और उसमें ना इन्होंने एक बहुत इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर दिया था, उन्होंने इसके अंदर टार्डिग्रेड्स नाम के ऑर्गेनिजम्स डाल दिए थे, राइट। जनरली इट इज़ नॉट अलाउड टू पॉल्यूट ये स्पेस, जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनको आप पॉल्यूट नहीं कर सकते, कन्वेंशन है, बट इन्होंने टार्डिग्रेड्स डाल के भेज दिए थे और वो क्रैश लैंड हो गया। ठीक है, सो कोई डेटा इन्हें मिला नहीं उससे। नेक्स्ट देखो ल्यूपेक्स करके एक मिशन है विच इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, दिस इज जॉइंट मिशन ऑफ जापान एंड इसरो। ठीक है, सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस जो कि मून के अराउंड डेवलप किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके साथ साथ एक और मिशन है जो कि नहीं लिखा यहाँ पे, विच इज चैंगी मिशन। ठीक है, बता सकते हो कौन सी कंट्री का है चैंगी मिशन? चाइना। करेक्ट, चाइना का है, तो ये याद रखने का है अपने को, इसके बारे में आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट देखो चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग, तो हम लोगों ने सक्सेसफुली अचीव किया सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। और इस पॉइंट पे जहाँ पे एक्चुअली ये शिव बेसिकली जहाँ पे ये लैंडर ने लैंड किया, विक्रम लैंडर ने, उस पॉइंट को हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, मतलब हम लोगों ने उसका नाम रख दिया है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, इससे पहले जो हम लोगों ने चंद्रयान 2 भेजा था जहाँ पे वो क्रैश लैंड किया, उस पॉइंट को हम लोगों ने तिरंगा पॉइंट डिक्लेयर किया, राइट। सो याद रखना ये दोनों पॉइंट के नाम पता होने चाहिए आपको। तो आगे चलते हैं अब। और अगस्त 23 जिस दिन चंद्रयान 3 ने टच डाउन किया था ऑन द लूनर सरफेस, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एज नेशनल स्पेस डे, राइट। सो ये अपने को याद रखना है कुछ फैक्ट्स। और आपको पता है चंद्रयान 3 के थ्रू, इस मिशन के थ्रू, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सॉफ्ट लैंड नियर द साउथ पोल। एंड ओवरऑल सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो इंडिया 4th कंट्री है, साउथ पोल में सॉफ्ट लैंड करने वाली पहली कंट्री है, राइट। सो यहाँ पे इंडिया से पहले कौन कौन जा चुका है, सॉफ्ट लैंड कर चुका है? तो यूएसए, रशिया एंड चाइना ऑलरेडी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इंडिया अब 4th है, उसके बाद 5th जो कंट्री है वो जापान है, तो ये पता होना चाहिए। सॉफ्ट लैंडिंग अब समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये आप सब लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स या फिर वीडियोस में देखा ही होगा। ठीक है, तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ब्रॉडली बता देता हूँ चंद्रयान 3 कैसे ये टारगेट अपना अचीव किया। तो लेट्स से मून की सरफेस के आसपास अराउंड 100 किलोमीटर का लेट्स से ऑर्बिट पे जब ये ऑर्बिटर जो पहुंच जा रहा था, ठीक है, तब इसमें से विक्रम जो है लैंडर डिटैच हुआ, धीरे धीरे नीचे जाता है। इसके अंदर थ्रस्टर्स लगे होते हैं, रॉकेट्स, मतलब छोटे रॉकेट्स लगे होते हैं जो कि इंश्योर करता है कि ये डायरेक्टली क्रैश ना कर जाए, राइट, और वर्टिकल लैंडिंग अचीव कर पाता है। सो साउथ पोल क्यों चुना, अब ये क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड इसरो चूज दिस साउथ पोल एज अ लैंडिंग साइट, या यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस था? तो रीज़न इसके बहुत सारे थे। पहला, यहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं जहाँ पे सनलाइट कभी आती ही नहीं है, और ये क्रेटर्स हमेशा शैडोड रहते हैं, तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है इन एरियाज़ का टू स्टोर वाटर या आइस क्रिस्टल, यहाँ पे मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी, राइट। फॉर दैट रीज़न हम लोग इस रीजन को एक्सप्लोर करना चाहते थे। और यहाँ पे बहुत सारे अनटैप्ड असेंशियल रिसोर्सेज भी मिल सकते हैं, जैसे मरकरी, सिल्वर वगैरह,
तो ये सारे रिसोर्सेज भी शायद हमें मिल जाए। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन इसरो ने साउथ पोल को एज ए लैंडिंग साइट चुना। अब इससे बाकी जो प्रीवियस हम लोगों ने स्पेसक्राफ्ट छोड़े हैं, चाहे हम इंडिया ने या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी स्पेसक्राफ्ट छोड़े गए हैं, जनरली वो इक्वेटोरियल रीजन के अराउंड लाई करते हैं। तो ये जो मून का इक्वेटोरियल रीजन आप देख सकते हो, इसी के अराउंड मैक्सिमम मिशन लॉन्च किए गए हैं। अब इसका रीजन क्या है? एक तो यहाँ पे मिशन लॉन्च करना ईजियर है, दूसरा सेफर है, फिर यहाँ पे जो ट्रेन और टेम्परेचर है, जो ज़मीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, प्लस यहाँ पे सनलाइट अबंडेंट है। क्योंकि आप जब कोई डिवाइस भेज रहे हो और वहाँ पे आप चाहते हो कि वो लंबे समय तक काम करे, तो आपको उसके अंदर सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो है लगा के देते हो, राइट, ताकि वो सन से ही एनर्जी गेन कर सके। बट साउथ पोल वाला जो रीजन है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, इसलिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, टाइडल लॉकिंग। तो टाइडल लॉकिंग ये जो फिनोमेना है, ये कई बार आप लोगों ने सुना होगा, बट टाइडल लॉकिंग जानने से पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। तो आपको पता है चंद्रयान 3 जो मिशन था उसमें हम लोगों ने सोलर पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए थे, राइट। यानी वो सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, और जितने भी उसके अंदर पेलोड्स लगे हैं, चंद्रयान के जो लैंडर है और जो उसका रोवर है, उसके अंदर जितने भी पेलोड्स लगे हैं, उन्हें उन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल से एनर्जी मिलेगी, राइट। सो ये चीज़ याद रखनी है, जो डाईयूरेनल टेम्परेचर रेंज है मून का वो काफ़ी हाई है। डाईयूरेनल मतलब जो दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें जो वेरिएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, आगे आप देख सकते हो डे टाइम टेम्परेचर यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वाइल नाइट टाइम टेम्परेचर जो है यहाँ पे 130 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई टेम्परेचर रेंज है ड्यूरिंग डे एंड नाइट। अब यहाँ पे आपको एक टर्म पता होना चाहिए, लूनर डे। तो लूनर डे क्या होता है? बेसिकली वो टाइम जहाँ पे मून का जो फेस है उसके ऊपर सनलाइट आ रही है, राइट। सो लूनर डे जनरली कितने दिनों का होता है? तो इट इज़ अराउंड 15 डेज, रफली इट इज़ अराउंड 15 डेज। मतलब कि 15 दिन तक उसके ऊपर सनलाइट आएगी उस फेस के ऊपर, और 15 दिनों तक उसके ऊपर नाइट रहेगा। ठीक है, सो ये जो सोलर डे ऑन द मून, दैट इज लूनर डे, इज द टाइम मून टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। ठीक है, सो लूनर डे मतलब लेट्स से ये सन है और ये मून है, तो मून जितने दिनों में अपना रोटेशन अपने एक्सिस पे कंप्लीट कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू सन, उसको हम लूनर डे बोलते हैं। ठीक है, और जनरली ये जो लूनर डे होता है, या जो मून सब मून का जो पूरा साइकिल होता है जिसके अंदर वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू 29.5 अर्थ डेज। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर 29.5 डेज जब हो जाएगा तब मून अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, राइट। सो डे लाइट का मतलब अगेन वही अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स के आसपास आपको यहाँ पे सन देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय 2 वीक्स ऑफ लूनर नाइट जहाँ पे अंधेरा रहेगा, राइट। सो अपने को पता है ना, मून के ऐसे ही फेसेस अपने को दिखाई देते हैं। फुल मून होता है, ठीक है, और न्यू मून होता है, राइट। न्यू मून क्या होता है? जिस दिन मून का अपने को सरफेस बिल्कुल नहीं दिखता, मतलब कंप्लीट डार्कनेस, न्यू मून। और फुल मून मतलब पूर्णिमा, मतलब जिस दिन पूरा जो मून का फेस है हमें दिखता है, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है, और क्योंकि 29.5 डेज का ये जो साइकिल रहता है, इसके दौरान ही ये मून जो होता है इसके ये डिफरेंट फेसेस हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइडल लॉकिंग फिनोमेना क्या है। तो टाइडल लॉकिंग इज द फिनोमेना वेयर द मून का जो रोटेशन है, मून्स रोटेशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद इट्स ऑर्बिट अराउंड अर्थ, राइट। तो जितने टाइम में मून अपने एक्सिस के ऊपर रोटेशन करता है, राइट, मून जितने टाइम में अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है उतने ही टाइम में मून अर्थ के अराउंड अपना रेवोल्यूशन भी कर लेता है। सो अराउंड दिस टाइम 29.5 डेज के अंदर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी कर लेता है, और अर्थ के अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी कर लेता है, राइट। तो इस फिनोमिना से क्या होता है, इस रिलेटिव मोशन से क्या होता है, हमेशा हमें मून का एक ही सरफेस अर्थ से विजिबल होगा, राइट। यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो। तो ये सपोज मून है और ये अर्थ है इनिशियली। अब जैसे जैसे मून घूम रहा है तो अर्थ के
पर्सपेक्टिव में भी घूम रहा है मून, ठीक है। मून अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इसके साथ साथ वो अर्थ के रिस्पेक्ट में भी मूव कर रहा है। फॉर दैट रीजन ये जो येलो वाला जो पार्ट आप देख रहे हो हमेशा अर्थ के सामने विजिबल रहेगा, डिस्पाइट मून बीइंग इन अ मोशन ऑन इट्स एक्सिस या रोटेटिंग मोशन ऑन अ एक्सिस। लेकिन क्योंकि वो अर्थ के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है इसलिए अर्थ से हमेशा हमें एक ही फेस दिखेगा, राइट। तो वो वाला फेस जो हमेशा अर्थ से हमें दिखता है उसे हम बोलते हैं नियर साइड ऑफ द मून, राइट, नियर साइड ऑफ मून। और जो साइड हमें नहीं दिखता है उसे हम बोलते हैं फार साइड ऑफ द मून, फार साइड ऑफ मून। अब ये पीटी के अंदर ना इन लोगों ने इसको थोड़ा ब्लैक कर दिया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे अंधेरा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे भी सनलाइट आती है बट हमें दिखता नहीं है, अर्थ से हमें नहीं दिखता। फॉर दैट रीजन दिस इज कंसीडर्ड टू बी फार साइड ऑफ द मून, ठीक है, इसलिए ये नाम रखा गया। और कभी कभी से डार्क साइड ऑफ द मून भी इसीलिए बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, डार्क साइड ऑफ द मून एक मिसनोमर है, मतलब ये एक सही नाम नहीं है इसका। इसको फार साइड ऑफ द मून कहना ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि ये हमें अर्थ से दिखता नहीं है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर जो मिशंस, इनफैक्ट अब तक जितने भी मिशंस लॉन्च हुए हैं फ्रॉम अर्थ टू मून, ज़्यादातर जिनमें सॉफ्ट लैंडिंग हुई है वो सभी के सभी नियर साइड ऑफ द मून पे ही डिप्लॉय किए गए हैं या सॉफ्ट लैंड किए हैं। लेकिन चाइना का एक मिशन था जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी, चैंग ई। तो चैंग ई एकमात्र ऐसा मिशन है जिसने सॉफ्ट लैंड किया है ऑन द फार साइड ऑफ द मून, ठीक है। अब फार साइड ऑफ द मून लैंड करने के चैलेंज क्या है, क्यों केवल चाइना ने ही अभी तक ये वाला जो मिशन है इसको लॉन्च किया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोई लाइन ऑफ साइट नहीं है, राइट। फार साइड ऑफ द मून आप डायरेक्टली देख ही नहीं सकते हो। तो अगर आपने सपोज कोई लैंडर यहाँ पे लॉन्च कर दिया तो वो सिग्नल कैसे भेजेगा। तो आपको इसमें एक ऑर्बिटर भी लगाना पड़ेगा, और इसी चैलेंज के कारण जो ज़्यादातर मिशन है वो नियर साइड ऑफ द मून पे ही है। फार साइड ऑफ द मून के ऊपर केवल एक मिशन सॉफ्ट लैंड किया है, वो चाइना का चैंगी 4 है। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट में कोई इशू है या कोई डाउट है या फिर कुछ ऐड करना है तो बताइए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। फिर इसमें साउथ साइड कौन सा है, नीचे वाला, नॉर्थ साउथ सिंपल ऐसा? हाँ हाँ, वो तो सिंपल ही है, जैसे अर्थ का साउथ है वैसे ही जो मून का साउथ पोल है वो उसके जोग्राफिकल साउथ में है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये थे अबाउट मून मिशंस, ठीक है। मून मिशन और चंद्रयान को हम लोगों ने बहुत ढंग से एक्सप्लोर कर लिया। अब नेक्स्ट एस्पेक्ट देखो, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडिया के स्पेस टेक सेक्टर के अंदर, ठीक है। इस बार मतलब चंद्रयान 3, आदित्य L1 और एक और एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक्सपो सेट करके। ये तीनों मिशन आपको क्लियरली बिल्कुल रटे होने चाहिए, इसके हर एक फैक्ट, ठीक है। ये 3 मिशन बिल्कुल रट लेना, जिसमें से आदित्य L1 और एक्सपो सेट के चांसेस बहुत हाई हैं, राइट। अब आदित्य L1 की बात करते हैं, काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में डिस्कशन हो रहा था कि ये मिशन हमें लॉन्च करना है। बार बार इसकी डेट जो थी पोस्टपोन हुए जा रहा था, बट फाइनली लॉन्च हो गया। तो इसरो ने सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन इन हेलो ऑर्बिट। हेलो मतलब सन का ऑर्बिट। तो सन के ऑर्बिट में हम लोगों ने इसे डिप्लॉय कर दिया है, और एग्जैक्टली कहाँ पे डिप्लॉय है, तो ये लेग्रेंज पॉइंट L1 में डिप्लॉयड है, ठीक है। हेलो ऑर्बिट में L1 जो पॉइंट है वहाँ पे ये डिप्लॉयड है, राइट। सो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जो कि सन को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। अब आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने PSLV C57 का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो PSLV आपको पता है हमारे इसरो का वर्क हॉर्स है। वर्क हॉर्स मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला और सबसे रिलायबल लॉन्च व्हीकल है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आदित्य L1 हम लोगों ने क्यों छोड़ा है। तो आदित्य L1 जो मिशन है उसका काम है टू अंडरस्टैंड द सोलर अपर एटमॉस्फेरिक डायनेमिक्स। तो कौन कौन सी लेयर है सन के अपर एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोस्फेयर, करोना है। इसके अलावा सन से निकलने वाले जो मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सोलर फ्लेयर जो होती है जनरली फास्टर होती है,
क्योंकि इसमें रेडिएशंस निकलते हैं और पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाता है ये, राइट। कोरोनल मास इजेक्शन की बात करें तो इसमें जनरली प्लाज्मा निकलता है और प्लाज्मा थोड़ा सा स्लो स्पीड पे आता है, राइट, थोड़ा स्लोअर है एज कम्पेयर टू सोलर फ्लेयर्स, राइट। इसके अलावा इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा एनवायरनमेंट जो है सन के अराउंड उसको भी स्टडी करेगा। अब आदित्य L1 में कौन कौन से पेलोड्स अपने को पता होना चाहिए, तो इसमें टोटल 7 पेलोड्स हैं, जिनमें से 5 इसरो ने बनाए हैं और बाकी 2 इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने इसरो को दिए हैं ताकि वो आदित्य L1 में उन्हें इंस्टॉल कर सके, ठीक है। पेलोड्स के नाम पता होना चाहिए, विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, नेक्स्ट इज हेलियोस हाई एनर्जी L1 ऑब्जर्वेटरी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइन, एक्सरे वगैरह वगैरह का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट इन सीटू पेलोड्स में क्या क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे हैं आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज पापा, और एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर, ठीक है। अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से नाम देख के भी आप गेस कर सकते हो कि प्रॉब्ली रोल क्या होगा इन सब चीज़ों का, ठीक है। सो अब इस मिशन में यूनिकनेस यही है कि ये हेल्प करेगा हमें टू अंडरस्टैंड और डिटेक्ट द कोरोनल मास इजेक्शन एंड द सोलर फ्लेयर्स, राइट। उससे काफ़ी सारा डेटा हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो लेग्रांजेस पॉइंट। तो लेग्रांज कौन था, लेग्रांज एक मैथमेटिशियन था जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर कोई 2 हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, राइट, तो उसके अराउंड 5 ऐसे पॉइंट्स बनेंगे जहां पे जो ऑब्जेक्ट अगर को किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया जाता है तो वो रिलेटिवली स्टेबल पोजीशन में रहेगा, राइट, मतलब उसको अलग से मूवमेंट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने L1, L2, L3, L4, L5 ये 5 लेग्रेंजियन पॉइंट है अराउंड एनी 2 सेलेस्टियल बॉडीज, जहाँ पे उनका जो ग्रेविटेशनल जो पुल है वो जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो सपोज L1 पॉइंट की मैं बात करता हूँ, तो सन का ग्रेविटेशनल पुल L1 के लिए इस तरीके से होगा और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस तरीके से होगा, राइट। अब ये जो फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे हैं, इससे इसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स इसको चाहिए टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो सेंट्रिपिटल फोर्स एक इसे मिल जाएगा थ्रू द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दीज 2 ऑब्जेक्ट्स। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ में, सन और अर्थ के साथ में, ये जो आदित्य L1 है यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा, या ये आदित्य L1 मिशन हमेशा स्टेबल पोजीशन में ही दिखेगा, ठीक है, इन दोनों के साथ ही दिखेगा हमेशा, राइट। अब इसमें भी 2 डिस्टिंक्शन है इन लेग्रेंजेस पॉइंट में, तो इनमें 3 जो है L1, L2, L3 अनस्टेबल लेग्रेंज पॉइंट है और L4, L5 वो स्टेबल पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ये L5 हो गया और ये L4 हो गया, राइट, L4, L5 ये दोनों स्टेबल पॉइंट है, बाकी जो तीनों हैं ये थोड़े से अनस्टेबल पॉइंट्स हैं। लेकिन फिर भी अनस्टेबल होने के बावजूद भी हम लोगों ने क्यों चुना आदित्य L1 को, बिकॉज हमें डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व करना था, राइट। अगर यहाँ पे होता तो मून अर्थ जो है वो बीच में आता और L4 वगैरह में थोड़ी दूरी ज़्यादा हो जाती, राइट। फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने L1 को चूज़ किया, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और सोलर ऑब्जर्वेशन मिशंस के बारे में बात करते हैं। तो नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया सोहो मिशन, सोलर हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट मिशन इस प्लेस नियर L1 पॉइंट, ठीक है। तो ये इन्होंने L1 पॉइंट पे रखा है। इससे पहले हम लोगों ने न्यूज़ में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुनाई है, ये L2 पॉइंट पे रखा गया है, ठीक है। L2 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये रखा गया है। यूपीएससी ने इसके बारे में भी सवाल पूछा है मेंस के अंदर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्पेस टेक जो है हर साल क्वेश्चन इधर इन प्रीलिम्स और मेंस तो आ ही रहे, राइट। नेक्स्ट और भी मिशन है, जैसे हमारे पास पार्कर सोलर प्रोब है, ये किसका है, नासा का है। सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। एंड नेक्स्ट इज क्वाफू 1 सोलर प्रोब, ये चाइना का है। अब इस लिस्ट में इंडिया भी ज्वाइन कर लिया, इंडिया का आदित्य L1 भी इस कैटेगरी के अंदर आता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोलर मिशंस जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए।
अब बात करते हैं सन के बारे में थोड़ा सा। तो ये ज्योग्राफी में आप पार्ट पढ़ते हो, बट क्योंकि हम यहाँ पे सन का डिस्कशन किया, फॉर दैट रीजन आई थिंक यहाँ पे लेयर्स ऑफ सन डिस्कस कर लेनी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे आउटर लेयर कौन सी है सन की, कोई बता सकता है? विच इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन? कोरोना। कोरोना। करेक्ट। तो कोरोना सबसे आउटर मोस्ट है, उसके बाद क्रोमोस्फेयर आता है, फिर थर्ड फोटोस्फेयर आता है। तो ये ऑर्डर है, याद रखना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन बाहर है कौन अंदर है, और इस चक्कर में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेस्ट सीरीज में। राइट, तो याद रखना, कोरोना सबसे बाहर, क्रोमोस्फेयर नेक्स्ट, फोटोस्फेयर नेक्स्ट। ठीक है, अब फोटोस्फेयर क्या है? दिस इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन दैट वन कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली। मतलब ये वो डीपेस्ट लेयर है जिसे हम डायरेक्टली अपनी आंखों से या हम लोग अर्थ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। राइट, और इट रीचेज फ्रॉम द विजिबल सरफेस टू द सेंटर ऑफ द सन अबाउट 400 किलोमीटर अबव दैट। मतलब जो सन का जो सेंटर है उसे 400 किलोमीटर तक जाता है ये लेयर। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है 6500 कैल्विन्स के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोस्फेयर की। तो क्रोमोस्फेयर आपको पता है, फोटोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट उसके ऊपर जो लेयर आता है उसे क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। राइट, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 4000 कैल्विन से लेके 8000 कैल्विन तक आपको देखने को मिल सकता है। राइट, एंड नेक्स्ट इज कोरोना। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो कि स्टार्ट होता है अराउंड 2100 किलोमीटर्स पे। ठीक है, या 2100 किलोमीटर्स के ऊपर स्टार्ट होता है अबव द फोटोस्फेयर। राइट, और यहाँ पे जनरली जो सारे एक्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कोरोना की कोई अपर लिमिट नहीं है और ये काफ़ी आगे तक फैला हुआ होता है। अब इसमें एसोसिएटेड कुछ चीज़ें हैं जो अपने को टर्म्स पता होनी चाहिए। पहला है कोरोनल होल्स। तो ये डार्क एरिया है सन के कोरोना के अंदर इन एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड सॉफ्ट एक्सरे सोलर इमेजेस। राइट, तो जनरली कोरोना के अंदर आपको ये कोरोनल होल्स मिलेंगे। दीज अपीयर डार्कर, ये डार्क दिखते हैं क्योंकि ये कूलर होते हैं बाकी के सन के कोरोना के लेयर से। राइट, सो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सन स्पॉट्स की। तो सन स्पॉट्स भी अगेन डार्क स्पॉट्स ही हैं जो कि सन के ऊपर दिखाई देते हैं। बट यहाँ पे एक यूनिक चीज़ क्या होती है कि ये जो सन स्पॉट्स हैं दीज अराइज ड्यू टू एक्सट्रीमली हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत एक्सट्रीम हाई मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन यहाँ पे ट्विस्ट हो जाती है, जिसके कारण ये एरिया के अंदर थोड़ी सी हीट आपने को कम देखने को मिलती है। फॉर दैट रीज़न ये कूलर भी होता है और डार्कर भी होता है। राइट, और कौन सी लेयर में बनता है सनस्पॉट, तो ये आपको बताना चाहिए फोटोस्फेयर में बनता है। ठीक है, जो सबसे इनर मोस्ट विजिबल लेयर है सन की विच इज़ फोटोस्फेयर, उसके अंदर बनते हैं सनस्पॉट्स। नेक्स्ट देखो सोलर प्रोमिनेंस। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो सोलर प्रोमिनेंस मतलब सन की सरफेस से कुछ ऐसे गुब्बारे से निकलते हैं, इन्हें सोलर प्रोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, या आर्क्स निकलती हैं। ठीक है, आर्क या आर्चेस निकलती हैं, उन्हें हम सोलर प्रोमिनेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी अगेन फोटोस्फेयर से ही निकलती हैं। नेक्स्ट देखो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन। इसके बारे में मैंने बताया था कि सन से आप समझ लो एक धमाका सा होता है, और वो धमाका जो है रेडिएशन की फॉर्म में, उसमें प्लाज्मा की फॉर्म में ट्रैवल करता है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में। तो अगर ये जो रेडिएशंस है जिसमें केवल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत फास्ट स्पीड पे जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं कि ये सोलर फ्लेयर है। लेकिन अगर उसमें प्लाज्मा है और बहुत थोड़ा सा धीरा जा रहा है एज कम्पेयर टू सोलर फ्लेयर्स, और उसमें मास ज़्यादा है, तो हम उसे कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। अब कोरोनल मास इजेक्शन या सोलर फ्लेयर्स के बारे में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो याद रखना क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल है, तो डेफिनेटली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको ये इफेक्ट करेंगे। तो ये इफेक्ट कर सकते हैं जीपीएस को, रेडियो कम्युनिकेशन को, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स को। राइट, और एस्ट्रोनॉट्स को भी एक्सपोज कर सकते हैं टू इंक्रीज लेवल ऑफ रेडिएशन। तो ये सारे डैमेजेस कर सकते हैं ये कोरोनल मास इजेक्शन या फिर सोलर फ्लेयर्स। इनफैक्ट अर्थ के ऊपर भी अगर लेट्स से कोई ग्रिड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, उसको भी फेल कर सकता है। सो ये सारे एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं सोलर फ्लेयर्स या कोरोनल मास इजेक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिलेटेड डेवलपमेंट्स में सोलर विंड्स के बारे में। अभी एक जो हम लोगों ने सोलर ऑर्बिटर देखा था ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा, उन लोगों ने न्यूमरस रिलेटिवली स्मॉल जेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देखे थे जो कहीं ना कहीं बताते हैं कि उससे सोलर विंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे
स्मॉल जेट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल देखे जो मिलकर कहीं ना कहीं सोलर फ्लेयर्स बन जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्व किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का जो सोलर प्रोब था उसने, राइट। अब एक चीज पता होना चाहिए, इस जेट का हम लोगों ने एक नाम भी दिया कॉल्ड पिको फ्लेयर, ठीक है। तो याद रखना पिको फ्लेयर, अगर जेट्स कहीं पे नाम सुनो तो इसका मतलब है कि बहुत छोटे छोटे स्मॉल जेट्स हैं जो शायद मिलकर सोलर विंड्स प्रोड्यूस करते होंगे, ठीक है। तो आपको पता है सोलर विंड्स सन से कंटिन्यूसली निकलती रहती है, और सोलर विंड बेसिकली होती क्या है, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इन अ स्टेट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। थोड़ी देर पहले प्लाज्मा के बारे में बताया था, वही सेम प्लाज्मा ट्रैवल करता है इन सोलर विंड्स के अंदर भी, राइट। तो ये सोलर विंड पूरे सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, अर्थ के ऊपर भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अर्थ के पास भी आते हैं। लेकिन आपको पता है अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करता है ना। ये तो आप सभी को पता होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। तो इससे ना ये एक बेल्ट्स का फॉर्मेशन करता है। आप लोगों ने आई गेस ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा वैन एलन बेल्ट के बारे में, वैन एलन बेल्ट, ठीक है। क्या है ये वैन एलन बेल्ट? तो बेसिकली अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं और टुवर्ड्स द साइड डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब ये चार्ज पार्टिकल वहां पे जाते हैं तो नॉर्दर्न साउथ रीजन के अंदर आपको एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे हम पॉपुलरली ऑरोरा के नाम से जाते हैं, ठीक है, ऑरोरा। तो अगर ऊपर नॉर्थ पोल में है तो उसे बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और नीचे साउथ पोल में होता है तो उसे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, या नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस को, राइट। तो पता होना चाहिए ये सब फिनोमेना क्यों है, बिकॉज सन से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं और नॉर्थ साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं, और वहाँ पे जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो उससे ये फिनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए। ठीक है, आगे देखो गगनयान मिशन। सो अभी आपको पता है रिसेंटली जो एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें हम गगनयान मिशन के अंडर भेजने वाले हैं उनके नाम अनाउंस हुए थे, राइट। सो अभी रिसेंटली, ठीक है, उनके नाम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि इस मिशन में क्या प्रोग्रेस है और इस मिशन में कर क्या रहे हैं। तो पहला देखते हैं प्रोग्रेस के बारे में। गगनयान का हम लोगों ने फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमने एक छोटा सा रॉकेट बना लिया और उसमें वो वाला पार्ट रखा है जहाँ पे एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा। तो इस रॉकेट को हम लोगों ने उड़ाया और एक पॉइंट पे ले जाके इसे अबॉर्ट किया, मतलब मिशन को अबॉर्ट, मतलब मिशन को हमें लगा कि मिशन में कोई गलती है, रॉकेट में कोई फेलियर हो रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत मिशन को एंड कर दिया। तो यहाँ पे जो अंदर एस्ट्रोनॉट्स हैं वो बाहर आ जाएंगे इजीली, सक्सेसफुली वो नीचे आ जाएंगे, राइट। तो इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारे पास ऐसी अबॉर्ट फैसिलिटी है, इसको टेस्ट करने के लिए इसरो ने ये फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी TV-D1 नाम से एक रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट था। तो इसे हम कुछ किलोमीटर ऊपर लेके गए और वहाँ पे अबॉर्ट कर दिया मिशन, जिसमें हम लोगों ने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाला जो एरिया है उसको पैराशूट की मदद से आराम से लैंड करवा दिया पानी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मिशन गगनयान के बारे में बात करते हैं। तो ये भी अगेन काफ़ी डिले हो गया था ड्यू टू कोविड-19, और इसमें हमारा आइडिया ये था कि हम एक 3 मेंबर का क्रू भेजे टू द स्पेस, राइट। अब स्पेस में ऐसा नहीं है कि बहुत एकदम एक्सट्रीम स्पेस में भेजना है। हमारा जो इसमें आइडिया है वो है कि 400 किलोमीटर्स के अंदर हम लोग एक क्रू को भेजें जो कि वहाँ पे एक 3 दिन के मिशन में रहेंगे और फिर वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे। 3 दिन स्पेस में रहने के बाद ये वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आ जाएंगे, राइट। इसके लिए हम लॉन्च व्हीकल कौन सा इस्तेमाल करें, तो हम GSLV Mark 3 इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। GSLV Mark 3 आपको पता है 3 स्टेज रॉकेट है, उसमें सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और क्रायोजेनिक स्टेज है, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होती हैं GSLV रॉकेट में। क्रायोजेनिक मतलब यहाँ पे टेम्परेचर आपको -0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मिलेगा, यानी माइनस में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ इस मिशन को सक्सेस करने के लिए एक
गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल भी जो है उसको बनाया गया है, राइट, जो कि इस पूरे मिशन को गाइड करेगा। इसरो ने इसके लिए बहुत सारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बनाई है, जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने डिज़ाइन किया इंडिजिनसली, जिसके थ्रू जो एस्ट्रोनॉट्स है जब वो स्पेस में जाएंगे तो उन्हें कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनके लिए हवा की कमी हो जाएगी या एयर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। वो सब को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ये सिस्टम को डिज़ाइन किया है, और ये इंडिया ने इंडिजिनसली डिज़ाइन किया है। और ये डिज़ाइन करने के बाद इंडिया बिकम्स द फोर्थ कंट्री टू सेंड अ मैन मिशन टू द आउटर स्पेस। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना ने अपने खुद के स्पेस मिशन लॉन्च कर रखे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गगनयान के स्टेटस की। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी हम लोगों ने देखी है, इसके लिए ऑलरेडी चेक हो रही है या ऑपरेशनलाइज हो रही है, राइट। तो जैसे हम लोगों ने विकास नाम का इंजन है, इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया। तो याद रखना विकास जो है लिक्विड फ्यूल रॉकेट इंजन होगा, जो कि इसके लिक्विड स्टेट में काम आएगा, ठीक है। लिक्विड स्टेट जो है उसमें ये हमारा विकास इंजन हेल्प करेगा। नेक्स्ट, इसरो जो है एक टेस्ट फ्लाइट पहले करेगा बिफोर एक्चुअली लॉन्चिंग द एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। उससे पहले एक टेस्ट फ्लाइट करेगा जिसमें वो एक रोबोट के साथ स्पेस फ्लाइट करेगा। तो रोबोट का नाम क्या है? व्योम मित्रा है, ठीक है। तो याद रखना व्योम मित्रा रोबोट है, और ये टेस्ट फ्लाइट में जाएगा और अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करेगा कि अगर हम स्पेस में जाते हैं तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे पैरामीटर्स ये व्योम मित्रा रोबोट पे जो सेंसर्स लगे वो हमें बताएंगे। नेक्स्ट रिलेटेड डेवलपमेंट में देखो, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो इस मिशन के लिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने क्रायोजेनिक इंजन जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, और इसलिए ये नाम पड़ा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, राइट। तो क्रायोजेनिक मतलब यहाँ पे टेम्परेचर -150 से -273 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन टू यूज अ गैस जनरेटर साइकिल। तो इसमें हम गैस जनरेटर साइकिल इस्तेमाल करें, जहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन रहेंगे, और ये आपस में कंबाइन करके जो है हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इसरो ने एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन भी टेस्ट किया। सेमी क्रायोजेनिक का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने लिक्विड हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह रिफाइंड कैरोसिन इस्तेमाल किया है, ठीक है, रिफाइंड कैरोसिन। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजर जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन होगा, राइट। कोई भी फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको एक ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है, तो उस केस में हम यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन को दे रहे हैं, राइट। इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो अभी ये वाला टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज एक कंपनी है, इंडियन कंपनी, जो कि चिपसेट्स या माइक्रोचिप्स बना रही है फॉर नाविक, ठीक है। तो अगर इंडिया में कोई भी आपको ऐसा डिवाइस बनाना है जो कि नाविक को यूज़ कर सकता है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक हार्डवेयर भी चाहिए होगा। वो हार्डवेयर जो है ये चिपसेट की फॉर्म में ही आपको मिलता है, ठीक है। सो कोई अगर हमें डिवाइस अब बनाना है, लेट्स से जिसमें मेरे को चाहिए कि मैं जीपीएस जैसी फैसिलिटी यूज़ कर सकूं, तो उसके लिए मेरे को उस डिवाइस में नाविक जो चिपसेट है वो डालना पड़ेगा, right? तभी मैं वो नाविक का जो एक्सेस है वो ले पाऊंगा। सो ये जो मिशन है नाविक, ये किसने लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक दोनों मिलकर इसे सपोर्ट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने ये जो नाविक जो कॉन्स्टेलेशन है, जिसमें आपको पता है 7 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, इसमें एक और सैटेलाइट जो है लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है NVS-01। तो याद रखना NVS-01 एक नया सैटेलाइट है इन द नाविक कॉन्स्टेलेशन, और दिस इज कंसीडर्ड टू बी द सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट एनविसाज फॉर नाविक सीरीज। तो फर्स्ट जनरेशन तो वो पहली 7 सैटेलाइट्स थी, अब जो हम नई सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे ये सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट्स होंगी अंडर द नाविक कॉन्स्टेलेशन। अब नाविक के बारे में बात करते हैं। तो नाविक एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम है। किसने डिप्लॉय किया है? तो इसरो ने इसे डेवलप एंड डिप्लॉय किया है। इसके कॉन्स्टेलेशन में आपको पता होना चाहिए 7 सैटेलाइट है, जैसे मैंने पहले बताया, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। तो आप लोगों में से कोई बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? क्या डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स में?
जियोस्टेशनरी रोटेट्स विद द अर्थ स्पीड, मतलब अगर 24 आवर्स इज द अर्थ स्पीड टू रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, तो जियोस्टेशनरी भी 24 आवर्स लेगा ऐसा। हाँ मतलब वो तो होता ही है, बट वो दोनों के साथ होता है, जियो सिंक्रोनस का भी वही सेम है। तो आपको पता होना चाहिए जियो सिंक्रोनस और स्टेशनरी मतलब हुआ कि हाँ वो बताइए। अर्थ से हमेशा, अर्थ के एस्पेक्ट में सेम पोजीशन पे रहेगा, मतलब अर्थ से हमेशा सेम वही दिखेगा, मतलब। और जियो सिंक्रोनस हो गया कि सन से सिंक्रोनाइज्ड हो गया, मतलब कि जहां पे लाइट आएगा अर्थ पे हमेशा वही पार्ट पे सैटेलाइट रहेगा। नहीं, वो आपने सन सिंक्रोनस बता दिया, वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट अलग होता है। जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, मतलब आप दोनों ने जो दिया आंसर वो हाफ करेक्ट था। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस दोनों हाई अर्थ ऑर्बिट है। ठीक है, हाई अर्थ ऑर्बिट में आपने कहने का मतलब इतनी हाइट पे उसे ले गए कि वहां से वो हमेशा स्टेशनरी दिखता है। बिकॉज जैसे मैम ने बोला कि जो अर्थ का रोटेशन है और जो सैटेलाइट का रेवोल्यूशन है वो बराबर हो जाता है, तो वहां पे हमें वो जो सैटेलाइट है हमारे पोजिशन पे हमेशा रिलेटिवली कांस्टेंट दिखेगा, ऑल्दो इट इज मूविंग, बट हमें हमेशा कांस्टेंट दिखेगा। राइट। अब जियो स्टेशनरी वो वाला ऑर्बिट है जहाँ पे वो इक्वेटर के अलोंग प्लेस्ड है, मतलब है तो हाई अर्थ ऑर्बिट में बट इक्वेटर के अलोंग प्लेस्ड है। बट जियो सिंक्रोनस क्या होता है, वो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल के ऊपर होता है। ठीक है, लेट्स से वो कुछ इस एंगल में इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो हाई अर्थ ऑर्बिट, लेकिन इक्वेटर से कुछ एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो लेट्स से एक और डायग्राम के थ्रू समझो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेटर है और यहाँ पे ऊपर जियो सिंक्रोनस, सॉरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। तो अब इक्वेटर से कुछ एंगल के ऊपर उसी हाइट के ऊपर मैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च कर सकता हूँ या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को लॉन्च कर प्लेस कर सकता हूँ। तो डिफरेंस इतना ही है कि दोनों हाई अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस होता है वो कुछ डिग्री के ऊपर इंक्लाइंड होता है फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे, अब 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहेंगे और 4 जियो सिंक्रोनस हमारे पास सैटेलाइट्स रहेंगे इस कॉन्स्टलेशन के अंदर। ठीक है, अब ये जो नाविक है ये कवर करता है इंडिया का लैंडमास अप टू 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम इट्स बाउंड्री। राइट। सो इंडिया का जो लैंडमास है उसके बियॉन्ड, मतलब उसके आगे 1500, मतलब पाकिस्तान और चाइना का जो एरिया है इसमें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले इसका नाम इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम था, IRNSS, बट अब उसका नाम बदल के नाविक कर दिया गया। ठीक है, ये नाविक के अंदर ब्रॉडली 2 टाइप की सर्विसेज आपको मिलेगी। पहला स्टैंडर्ड सर्विस जो कि सिविलियंस के लिए ओपन रहेगी, और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जो केवल मिलिट्री जो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन मैन को इसका कोई एक्सेस नहीं मिलेगा। अब एडवांटेजेस क्या है नाविक के एज कम्पेयर टू अदर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो यूल फाइंड के जीपीएस के मुकाबले इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी है। आपको इसमें 10 मीटर्स तक की एक्यूरेसी मिल सकती है, जबकि जीपीएस में 20 मीटर्स तक है। राइट। नेक्स्ट, जो जीपीएस है उसके जो सैटेलाइट्स है वो थोड़े से आपको देखने को मिलेंगे कि नीचाई पर है, तो कई बार उसमें नीचा होने के कारण वो हिमालयन माउंटेन से जो टेरेन है वो ढक जाती है और इसलिए दिखाई नहीं देता। ठीक है, बट नाविक क्योंकि थोड़ा ऊंचाई पे है इसलिए हिमालय के जो माउंटेन्स है वो उसको ज़्यादा, या उसकी जो मैपिंग है उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट, तो हिमालयन रीजन में हमें ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा इसके थ्रू। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थे। एप्लीकेशन आप समझ ही सकते हो कि ये हमें नेविगेशन में हेल्प करेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, प्रिसाइज टाइमिंग में, रिसर्च डेवलपमेंट में, ट्रैकिंग वगैरह, इन सब एप्लीकेशन में नाविक जो है हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट, रिलेटेड डेवलपमेंट में हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी तैयार करी है जिसका नाम हम लोगों ने गगन रखा है। तो गगन स्टैंड फॉर जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड। ठीक है, जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन, गगन शॉर्टली हम इसको बोलेंगे। ये एक रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑग्यूमेंटेशन सिस्टम है। किसने डेवलप किया है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर डेवलप किया है। और क्योंकि आपको इसको में अंदर पता लग रहा है कि इसमें नाम के अंदर ही जीपीएस आ रहा है, मतलब हम लोगों ने जीपीएस का इसमें इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, तो इसमें हम बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके
हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी एक्यूरेट लैंडिंग करा रहे हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराने के लिए, उसको एक्यूरेटली लैंड कराने के लिए हम लोगों ने ये गगन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। ये जो गगन है ये कवर करता है एरियाज फ्रॉम अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया, तो ये पूरा रीजन को कवर करता है, और अगर हम चाहें तो इसे और भी आगे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया में आने वाले जो प्लेन्स होंगे, एरोप्लेन्स, चाहे वो सिविलियन हो या फिर डिफेंस पर्पस के लिए हो, उन सब में गगन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी लैंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सागर संपर्क। तो ये एक इंडिजीनियस डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है, DGNSS, और जिसे हम सागर संपर्क नाम से इनॉग्रेट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो इसका काम ये है, जैसे हम लोगों ने नाविक देखा था, ठीक है, कि वो नेविगेशन सिस्टम है, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया, मतलब नॉट एग्जैक्टली ऑन नाविक बट GPS के ऊपर हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया कॉल्ड गगन, जो कि एरियल नेविगेशन में हेल्प करता है। उसी तरीके से मैरीटाइम नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने ये जो DGNSS है इसको लॉन्च किया। ठीक है, तो ये जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है बेसिकली कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होता है जो कि नेविगेशन प्रोवाइड करते हैं, और UPSC ने इनके बारे में भी सवाल पूछा हुआ है। तो आपको पता है GPS USA का है, ग्लोबनाया या ग्लोनास जो है वो रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, और चाइना का जो है बाइडू जो है ये भी एक नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, इंडिया का जो है, याद रखना, इंडिया का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, वो ग्लोबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया और इंडिया से 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड तक की रेंज ही कवर करता है। तो नाविक इज रीजनल, तो ये अपने को इसमें याद रखना है। ठीक है, तो UPSC ने यही सवाल पूछा था कि कौन सा किसका है, तो अपने को आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इतने पार्ट में कोई डाउट या कोई एडिशन तो बताइए। ऑलराइट, सो आई थिंक आज के लिए यही एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो सेम टाइम 9:30 पे मिलते हैं आप लोगों से। सो नाइट गाइस, बाय बाय।